प्रेरणा आधार डीबीटी का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। सारे टीचर्स हमारे पहले से भी यूज कर रहे हैं, उन्होंने स्टूडेंट एनरोलमेंट का काम भी ऐप के माध्यम से किया था। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्रेरणा आधार डीबीटी नाम से सर्च करेंगे तो आपको वो ऐप मिलेगा, जिसमें आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको आपके स्क्रीन पे एक आइकन दिखेगा प्रेरणा डीबीटी करके, उसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्लीज सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, चुनना है कि जैसे मैंने अभी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट चुना कि सहारनपुर में कार्यरत हैं। नेक्स्ट के बटन पे हम जाएंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पे कि अभी तक आपके पास एमडीएम में जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर करा रखा है वो नंबर का प्रयोग करना है। जिन अध्यापक का मोबाइल नंबर हो सकता है अभी रजिस्टर्ड ना हो तो वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। और हमने उसको पोर्टल पे भी, इस ऐप पे भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके यहाँ किसी एक अध्यापक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो बाकी अपने उसके यहाँ अगर 4 अध्यापक कार्यरत हैं तो उनका मोबाइल नंबर भी ऐप के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद एक 4 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी 4 अंक का जो आएगा उसमें कई कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो 4 अंक का ओटीपी आया है क्या उसी को पिन बनाना है, जो एंटर पिन बनाना है। तो ऐसा नहीं है, वो ओटीपी ऑटो रीड करके आपकी फोन को वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आपने जो नंबर यूज किया है वो आप ही के पास है, किसी अदर पर्सन ने आपके नंबर का प्रयोग नहीं कर रहा है कि उसका मिसयूज ना कर सके। तो इसके बाद एंटर पिन का जो ऑप्शन है वो आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। जैसे आपने अपने ये गाड़ी का नंबर बना दिया जो आपको याद रहे, कोई और डिजिट बना दी, डेट ऑफ बर्थ बना दी जो आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद आपको रजिस्टर कर देंगे, ये नंबर आपका रजिस्टर्ड हो गया। अगर आपका नंबर विभाग के पास रजिस्टर नहीं है यूपीएमडीएम पे तो वो आपको बताएगा कि आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो उस दशा में आप 2 कार्य कर सकते हैं। आपके जिस अध्यापक का नंबर रजिस्टर्ड हो उनसे कह सकते हैं कि आपका नंबर रजिस्टर्ड कर दें, या आप अपने बीओ से संपर्क करके, खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। अब जो पिन हमने बनाया था, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ का पिन बनाया, गाड़ी नंबर का आपने पिन बनाया, उसके थ्रू आप इसको लॉगिन कर जाएंगे। जैसे कि आप सारे ऐप अभी लॉगिन करते हैं प्रेरणा से, आप लोगों ने टीचर ऐप भी प्रयोग किया, स्टूडेंट एनरोलमेंट ऐप का भी प्रयोग किया, जो आप लोगों ने सफलतापूर्वक हम लोग को यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी। तो उसी तरीके से लॉगिन का प्रोसेस है। हम लॉगिन करेंगे तो अब यहाँ पे ये 1 टाइम प्लीज वेट दिखाएगा कि आपके जितने बच्चे आपके उस विद्यालय में होंगे वो बच्चे आपके हमारे डेटा सर्वर से लाएगा आपके फोन में। तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, जहां पे बच्चे ज्यादा होंगे वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, प्लीज वेट करके आपको दिखेगा, लेकिन बच्चे आपके आएंगे। नेट की कनेक्टिविटी आपको इस समय तो प्रॉपर चाहिए होगी कि बहुत स्कूलों में हमारे यहाँ 500-600 बच्चे हैं, तो टाइम प्रोसेस हो सकता है 1 मिनट लग जाए, तो आपको वेट करना है धैर्य रखते हुए। इसके बाद आपको इसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा डीबीटी, दूसरा दिखेगा वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट। उसके ऊपर आपको अपनी डिटेल दिख रही होगी कि नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक क्या है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का टाइप क्या है, पीएस है, यूपीएस है, कंपोजिट है, डेजिनेशन हमारी क्या है, वहां पे मोबाइल नंबर क्या है,
और ऐप का वर्जन क्या यूज कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग अभी भी बहुत लोग स्टूडेंट एनरोलमेंट वाला यूज कर रहे हो, तो इससे आप जान सकते हैं कि ऐप का वर्जन हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। हम डीबीटी के आइकन पे क्लिक करेंगे जब भी हमको अब इस पे कार्य करना है आगे की हमें जो प्रक्रिया करनी है, तो हम डीबीटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो दिखेगी टीचर इंफॉर्मेशन की। अब इसमें आपके विद्यालय में जितने भी टीचर एमडीएम पे दर्ज होंगे, जो इस पे अभी आप लोग को आईवीआर कॉल भी आती है, वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। आपको लगता है कि पिछले 1 साल से लॉकडाउन रहा, चीजें एमडीएम की नहीं चली, तो बहुत सी चीजें हो सकता है अपडेट ना हो। तो आपको लगता है कि जैसे कि विकास कुमार जी हैं, वो अब चले गए हैं, हमारे यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, या कि किसी कारण से वो विद्यालय उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप इसमें रिमूव कर सकते हैं उनको। रिमूव करने के पहले अगर धोखे से आपसे पता चला किसी गलती से कारणवश उस पर टच हो गया, तो उससे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप इसको हटाना चाहते हैं। आप अगर कहेंगे नहीं, नहीं हटाना चाहते हैं, तो आपका वो उसी स्थिति में पुनः आपको वापस दिखेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम इनको हटाना चाहते हैं, ये अब हमारे विद्यालय में नहीं है, जैसे ही हम इसको हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, दाबेंगे, तो ये हमारे सिस्टम में सूचना मिल जाएगी कि आप इनको अपने इस विद्यालय से हटाना चाहते हैं। और हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से इसको कंफर्मेशन ले लिया जाएगा इनसे कि क्या आप इस विद्यालय में नहीं है, तो उनको हटा दिया जाएगा, और जिस विद्यालय में वो होंगे उनको उस विद्यालय में कॉल सेंटर के माध्यम से रजिस्टर्ड हम कर सकते हैं। तो आप रिमूव पे हम जैसे क्लिक करते हैं और हाँ पे क्लिक किया, तो ये रीजन पूछेगा कि रिटायरमेंट हो गए हैं, ट्रांसफर हो गया, हो सकता है किसी कारण से उनकी डेथ भी हो गई हो, या किसी कार्रवाई के कारण सस्पेंड चल रहे हो। तो अभी 4 कारण से आप इनमें हटा सकते हैं। जैसे अभी हमने इनको रिटायरमेंट का ऑप्शन चुना और रिमूव रीजन पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारे इसमें विद्यालय में 2 अध्यापक बचे हैं। अब ये हमें पता है कि हमारे यहाँ 2 ही अध्यापक हैं वर्तमान में, और हो सकता है किसी विद्यालय में 3 हो, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आप इसमें एक अध्यापक को जोड़ सकते हैं। और ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई कि बहुत से विद्यालय में हो सकता है बच्चों का काउंट ज्यादा हो, 300, 400, 500 के आसपास हो, तो हम उसको क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि काम आसानी से और बिना लोड के एक आदमी के ऊपर बर्डन के हो सके। अब इसको हम एक ऐड करके आपको दिखा देते हैं किस पद पे हैं वो। असिस्टेंट टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, या उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है हेडमास्टर का, या एडिशनल चार्ज मिला हुआ है असिस्टेंट टीचर का, या इंचार्ज हैं, अनुदेशक हैं। उनका मोबाइल नंबर विशेष रूप से ध्यान दें कि वो सक्रिय हो, चालू हालत में हो, इनकमिंग बंद ना हो, क्योंकि उसमें एक 4 अंक का ओटीपी आएगा, तभी वो उस ऐप का प्रयोग कर सकेंगे। होता क्या हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, 2 सिम होने के कारण एक नंबर हमारा बंद हो जाता है, उस पर ओटीपी नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नंबर वही यहाँ पे एंटर करें जो कि वर्तमान में चालू स्थिति में हो। टीचर एचआरएमएस कोड, क्योंकि हमारे सारे अध्यापक मानव संपदा पे आज की डेट में पंजीकरण है, रजिस्टर्ड है, सबने अपना अपना मानव संपदा पे रजिस्टर करा रखा है, तो उनका मानव संपदा की आईडी जो है, जिसको आईडी और कोड जो सेम है, आईडी और कोड, वो यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको हम एक बार ध्यान पूर्वक देख लेंगे कि हमने ये इंफॉर्मेशन भरी है, ये हमारे विद्यालय में कार्यरत है। हम ऐड टीचर कर देंगे, तो ये हमारे सिस्टम में आ जाएंगे कि हमने इनको भी ऑथराइज कर दिया। लेकिन अभी ये आपने ऑथराइज तो इनको कर दिया, लेकिन अभी ये लॉगिन नहीं कर पाएंगे ऐप पे। क्यों? आपने तो ऐड कर दिया,
तो हमारे स्टेट के कॉल सेंटर से, जो हमने डीबीटी के लिए भी रखा है, उससे जिनको अध्यापक को आपने ऐड किया उनके पास कॉल जाएगी, उनसे पूरी कंफर्मेशन ली जाएगी कि आप इस विद्यालय में इस पद पर, और ये आपका मोबाइल नंबर है और ये आपका HRMS कोड है, वो कंफर्मेशन ली जाएगी। वो उस चीज को कंफर्म करेंगे, उसके तुरंत बाद वो रजिस्टर अपने मोबाइल पे उसको करके प्रयोग कर सकते हैं। हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली कि अब सारी इंफॉर्मेशन हमारी टीचर की सही है। उसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शन में लिखा है उपयुक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है, तो आपको इस पर टिक करना है। तो उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का बटन दिखेगा कि हमको आगे जाना है प्रक्रिया से, तो हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। एक चीज हिमांशु मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे हिमांशु ने बताया कि मान लीजिए जब आपने ऐप में इस लॉगिन किया, इस प्रक्रिया को, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मानव MDM में जो कॉल जाती है, एक ना एक नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो जिसका भी अध्यापक का नंबर रजिस्टर्ड है वो इस प्रक्रिया को पूर्णता कर लेगा और अपने साथियों को, अपने साथ के अध्यापक को, शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर्स को इसमें जोड़ लेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो भी वो आपसे पूछेगा क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हिमांशु एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? तो इसमें जैसे हिमांशु ने बताया कि मान लीजिए कोई टीचर लॉगिन करेगा ऐप में और उसमें आपका नाम दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति भी आ तो सकती है इस कि जो प्रक्रिया कर रहे हैं बड़ा ध्यान पूर्वक हमको करना है, जिससे कि ऐसा ना हो हम किसी ऐसे पर्सन का नंबर जोड़ दे जो आपके स्कूल का मिसयूज कर ले। इसीलिए हम इसको कॉल सेंटर की प्रक्रिया पे रखा है कि हो सकता है आप अभी तुरंत ऐड करें और तुरंत उसका प्रयोग करने लगे, फिर ये हो कि नहीं हमने तो इनका ऐड कर दिया और ये लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं हमारे साथी। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है कि वो लॉगिन तभी कर पाएंगे जब एक बार उनके पास कॉल सेंटर के माध्यम से कॉल जाके कंफर्मेशन हम कर लेंगे कि आपने जो जिनको ऐड किया है वो पूर्णता सही है। इस तरीके से आप करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे हम करेंगे तो ये दिखाएगा कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन है, कभी आपसे हो सकता है गलती से टच हो जाए, तो हम एक कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या आप अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस प्रक्रिया से। जैसे ही आप हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने विद्यालय के जितने बच्चे थे इस सत्र में प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, प्रेरणा पोर्टल पे जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। और इसमें भी हो सकता है अपने प्रेरणा पोर्टल पे यहाँ पे 23 दिखा रहा है, हो सकता है अपने प्रेरणा पोर्टल पे 30 बच्चे रजिस्टर कर रखे हों, लेकिन आपको यहाँ पे 23 बच्चे ही दिख रहे होंगे। उसका कारण ये होगा कि हमने जितने बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं हर स्कूल में, हमने एक बैकएंड में अपने स्टेट पे हमने एक प्रोसेस चलाया, चेक किया। हिमांशु वो टीचर्स के बारे में एक पॉइंट मुझे ऐड करना है। जैसा कि जैसे आप मान लीजिए अभी एक टीचर को वहां से देखा गया कि उस विद्यालय में नहीं है तो उनको हटा दिया गया। तो सपोज करिए आपने लॉगिन किया और आप वर्तमान में उस विद्यालय में नहीं है और उसमें दिख रहा है कि आप उस विद्यालय में प्रदर्शित हो रहे हैं, तो उसमें आप खुद को नहीं हटा पाएंगे। ये ध्यान रखिए, आप खुद को हटा नहीं पाएंगे। तो आप अपने पुराने साथी को बताइए, अपने जो उस विद्यालय में दिख रहे हैं उनको आप बोलेंगे, वो आपको हटा पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी टीचर स्वयं को नहीं हटा पाएगा। जो टीचर हटाने की प्रक्रिया है उसमें, उस कंडीशन में आपके पुराने जो साथी होंगे, मान लीजिए आप ट्रांसफर होकर उस विद्यालय से अलग विद्यालय में आ गए हैं,
तो उनको आपको कहना पड़ेगा, फिर वो आपको वहां से हटा देंगे। हाँ, कंटिन्यू करिए हिमांशु। तो इनमें आपको यहाँ पे बच्चे दिखेंगे कि आपके 23 बच्चे थे, ये पूरे आपको लिस्ट दिखेगी, आप एक एक करके पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। अब इस लिस्ट में आपको जो बच्चे आपके यहाँ वर्तमान में हैं उनको वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद भी सिस्टम पूछता है आपका उसका ऐप पूछेगा क्या आप छात्र को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वेरिफिकेशन होके आपको सबसे नीचे आता जाएगा, जिससे कि आपको बार बार नीचे ना आना पड़े। जो बचेंगे वो हमेशा आपको सबसे टॉप पे दिखेंगे। अगर आप किसी बच्चे को लगता है कि ये बच्चा पहले हमारे यहाँ भी इसी सत्र में विद्यालय में था, लेकिन किसी कारण से वो बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, विद्यालय छोड़ के चला गया, तो उसको हम ड्रॉप आउट पे मार्क करेंगे। तो हम ड्रॉप आउट का रीजन पूछते हैं कि किस कारण से ड्रॉप आउट हो गया। उसके कई कारण हो सकते हैं, विद्यालय में दूर होने के कारण, पढ़ाई में कठिनाई के कारण, परिवार घुमंतु होने के कारण, कई कारण हो सकते हैं। जिस कारण से वो बच्चा विद्यालय छोड़ के गया है उसमें उसका सेलेक्ट करना है। जैसे हमने ये किया कि ईंट भट्टों पे काम करने के कारण ये विद्यालय कुछ हमारा विद्यालय छोड़ के अपने हो सकता है होम जनपद में चले गए हो, तो आप इसको ड्रॉप आउट कर देंगे तो ये ड्रॉप आउट में मार्क हो जाएगा। इसी तरीके से आप जब तक सारे बच्चों को एक बार वेरीफाई नहीं कर देंगे आप सिस्टम में आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे जैसे देखिए हम वेरीफाई करते जा रहे हैं वो बच्चे नीचे आपको दिखते जा रहे हैं। ये सब काम आपको सिर्फ एक बार करना है, वन टाइम प्रोसेस है आपका, सिर्फ एक बार। इस तरीके से आपको सारे बच्चों को वेरिफिकेशन में यहाँ पे आपको ऊपर काउंट भी दिखाएगा कि 23 थे, बाकी हमने वेरीफाई कर दिया 21, एक ड्रॉप आउट कर दिया। ये आपका सारा वेरिफिकेशन हो गया। आप एक बार चेक भी कर लेंगे कि हमने सारे बच्चों का वेरिफिकेशन कर दिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके मेन जो प्रोसेस है उस पे हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको ये एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें विद्यालय की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, लेकिन इसमें आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड बिल्कुल सही तरीके से भरना है, क्योंकि अभी जो पीछे हमने
स्टूडेंट काउंट भरवाया तो उसमें कुछ विद्यालय का हमारे पास यूडाइस कोड गलत आया, लेकिन इसमें आपको अपने विद्यालय का ध्यान पूर्वक देखते हुए यूडाइस कोड भरना है। विद्यालय आपका किस कैटेगरी का है आपने भरा था यूडाइस में पोर्टल में, उससे हमने यहाँ पे लिया है, आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपको विद्यालय के छात्र पंजिका के अनुसार 21-22 में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या भरनी है। जिस दिन आप ये कार्य करने जा रहे हैं उस दिन आपके छात्र पंजिका में कितने बच्चे पंजीकृत हैं, कितने बालक कितने बालिकाएं। जैसे मैंने दिया कि 25 बालक हैं 25 बालिकाएं हैं, तो टोटल 50 हो गया। इसी को हम चेंज करते हैं, तो हमने लिखा 30 बालिकाएं हैं 25, तो टोटल 55 एनरोलमेंट हमारा जिस दिन हमने भरा उस दिन 21-22 का हम मान के चलेंगे कि आपके विद्यालय में 55 बच्चों पे आपको आधार का उनके गार्जियन के आधार को सत्यापित करना है। इसके बाद हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये जो हमने 3 प्रोसेस अभी पीछे किए, टीचर अलॉटमेंट, बच्चों का वेरिफिकेशन और एनरोलमेंट हमने दिया कि हमारे आज इस सत्र में जिस डेट में हम बैठे, आज की डेट में हम कार्य करने बैठे थे, कितने पंजीकृत हैं, वो सिर्फ आपको एक बार करना है, वो आपको बार बार नहीं करना है। उसके बाद आपको ये एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें हमने आपको क्लास दिखाया है, स्टूडेंट का काउंट है, अलॉटमेंट है और टीचर का नेम है। हम अपने आप को क्लास अलॉट कर लेंगे। जैसे हमारे विद्यालय में हो सकता है 500 बच्चे हों, हर क्लास में 100-100 बच्चे हैं। हमने क्या किया, हमारे विद्यालय में 5 टीचर भी हैं, तो हम अपने को ले लेंगे कि हमने एक क्लास ले लिया कि हम 5 क्लास हमने सेलेक्ट कर ली, हमने उसको अपने आप को अलॉट कर लिया। ये हम इसको अलॉट करेंगे और ये डेटा हमारे सिस्टम पे तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा कि जिससे कि कोई आपका दूसरा अध्यापक ऐप को लॉगिन करेगा तो उनको उस क्लास का बच्चा प्रदर्शित ना हो। ये आपको क्लास 5th मैंने सेलेक्ट की थी जिसमें 4 बच्चे थे, इसमें रेखा जी को ये सेलेक्ट क्लास अलॉट हो गई। अब हमारे विद्यालय में कोई और अध्यापक इसी समय पे लॉगिन करेंगे तो उनको क्लास 5th को वो उस 5th पे कार्य नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया कि हम सेम टाइम पे हमने भी लॉगिन कर लिया, 5th क्लास ले ली, और ऐसा ना हो कि जो हमारे विद्यालय में दूसरे अध्यापक हैं वो भी उस क्लास को सेम प्रोसेस में ले लें, तो हम 5th क्लास का हम भी कार्य कर दें, 5th क्लास का वो भी कार्य कर दें। इसलिए इस सिस्टम को हमने जब क्लास अलॉटमेंट कराया तो उसी समय हमने उसको सर्वर पे अपने यहाँ पे डेटा पे भेज दिया,
जिससे कि दूसरे अध्यापक लॉगिन करें तो उनको मिल जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कार्य करना है। मैंने क्लास 5 सेलेक्ट की थी जिसमें 4 ही बच्चे थे, इसलिए अब हमको 4 ही बच्चों पे काम करना है। बाकी बच्चे मैंने क्लास अलॉट नहीं की अपने आप की, तो मुझे कार्य नहीं करना है। मैं एक से ज्यादा भी क्लास अपने आप को अलॉट कर सकता हूं। और उसके बाद ऊपर आप देखेंगे कि एक एडिट का ऑप्शन है कि आपने 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद हो सकता है आपके यहाँ 2 बच्चे और एडमिशन हुआ हो, तो आप इस एडिट के बटन पे जाके उन 2 बच्चों का यहाँ पे कि बॉयज या गर्ल्स, उनका एनरोलमेंट यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं कि हमने 2 बच्चों का और एनरोलमेंट कराया, जिससे कि हम ये जान सकेंगे आपको अब उन 2 बच्चों पे और कार्य करना है। इसके बाद आपको जो कार्य करना है वो कार्य करना है अभिभावक माता पिता का डेटा भरे और प्रमाणित करे पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 बच्चों की डिटेल दिखेगी, विवरण दिखेगा, जिसमें आपका एसआर नंबर दिखेगा, जिससे आप अपने रजिस्टर से पहचान सकते हैं कि दिव्या है, उनका एसआर नंबर यही है, क्लास 5th है, डेट ऑफ बर्थ ये है, जेंडर उनका ये है। उसके बाद विवरण भरे का एक आपको आगे बटन दिख रहा होगा, विवरण भरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उनकी पूरी डिटेल खुलेगी जो आपने प्रेरणा पोर्टल पे दर्ज कर रखी है कि दिव्या है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, क्लास है। इसमें आपको उनका एड्रेस भरना है, जिससे कि विलेज और पोस्ट मिलाते हुए आपको एड्रेस इसमें फिल करना है, भरना है। उसके बाद अभी हम ये मान के चलते हैं कि जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय है तो बच्चा भी उसी ब्लॉक का होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश हो सकता है आपका विद्यालय इस ब्लॉक में पड़ता हो, बच्चा किसी और ब्लॉक का है, तो आप उसके एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। आपको सारे ब्लॉक आप जिले के दिखेंगे। अगर आपको हो सकता है किसी कारणवश से जिला ही दूसरा हो उस बच्चे का, कि वो सहारनपुर में तो आप रह रहा है लेकिन हो सकता है किसी बगल जिले का हो, तो आप उसका जिला भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे जिले भी दिखेंगे कि जो भी जितने जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, आपको सारे जिले भी यहाँ पे प्रदर्शित होंगे, तो आप उनका जिला भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने ऑटोमेटिक उठा के आपको दे दिया कि अधिकांश बच्चे उसी ब्लॉक के होंगे। इसके बाद आप लोगों ने प्रेरणा पोर्टल में जिन बच्चों का मार्किंग कर रखी है कि वो राशन कार्ड में किस कैटेगरी के, एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, और हमने इसमें एक ऑप्शन और रख दिया नन ऑफ दीज। इसका मतलब ये कि हो सकता है उनके पास राशन कार्ड ना हो किसी भी श्रेणी का, तो वो उसको नन ऑफ दीज को सेलेक्ट कर देंगे कि इनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ये हम लोग ने इस चीज को देखते हुए रखा कि जब शुरू में प्रेरणा पोर्टल में पंजीकरण कराया तो बच्चों का कभी एसआर नंबर गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई उस समय रजिस्टर करते समय, तो हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे रखा। अगर आपके यहाँ पे ऊपर विवरण में जो दिया हुआ है बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप इसको नो करेंगे। अगर बच्चे की इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि नहीं, बच्चे की हमारी इंफॉर्मेशन ऊपर गलत दिख रही है, एसआर नंबर गलत दिख रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत दिख रही है, नाम गलत दिख रहा है, वो तो इस समय क्लास 5th में नहीं 6th में बच्चा है हमारे यहाँ, तो आप उसको यहाँ पे सही कर सकते हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ को ऑप्शन को चूज किया, तो चुना और उसकी सही डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि यहाँ पे एंटर कर दी जो आपके पास आज की स्थिति में है। फिर आपको लगता है नहीं उसकी क्लास भी गलत थी, नाम भी गलत था, जेंडर भी उसका गलत था, एसआर नंबर भी गलत है, आपने देखा नहीं हमारे पास उसकी उस समय की सारी चीजें अपडेट नहीं थी, उस समय
किसी त्रुटिपूर्ण प्रेरणा पे दर्ज हो गई। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे भर देंगे। आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गलत है, ऊपर दी गई जानकारी गलत है। उसके कारण से आप परेशान नहीं होंगे कि अपने बीओ खंड शिक्षा अधिकारी को आप कॉल करें, या इसीलिए हमने वो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आप आधार गार्जियन का ले रहे हैं, जिससे कि आपका उनका कंसेंट लेना है, इस पे आपको टिक उसमें लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार कार्ड नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संचित करने की जानकारी दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम उनका जो आधार लेंगे, जो छायापत्र ली, उसका प्रयोग सिर्फ हम डीबीटी योजना के लिए करेंगे। इसके अलावा उनका हम प्रयोग कहीं भी नहीं उसका करेंगे। इस पे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा कि हम जो जानकारी आधार में भरने जा रहे हैं उससे बच्चे का रिलेशन क्या है, नाता क्या है। हो सकता है उसके फादर का, पिताजी का अकाउंट हो, माता जी का अकाउंट हो, किसी कारण बस हो सकता है बच्चे के माता पिता ना हो, तो आप उनके दादा दादी का आधार भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन बच्चे के माता पिता जीवित हैं तो आपको माता या पिता के आधार का ही प्रयोग करना है। ठीक है, आपको उनके माता पिता का ही प्रयोग करना है। अगर माता पिता नहीं है तो आपको दादा दादी या लोकल गार्जियन जो उनके होंगे उनका प्रयोग करना है। अगर माता पिता हैं और उनका आधार नहीं बना हुआ है तो उनसे आप एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना आधार जाके बनवा के ले आए। इतनी इंफॉर्मेशन आप पास आधार में होनी चाहिए। और जो आधार की कॉपी आप ले रहे हैं उनसे, उससे उनका कंसर्न लेते हुए कि हम यह आधार आपका सिर्फ डीबीटी योजना के लिए प्रयोग करेंगे, इसकी एक छाया प्रति विद्यालय में एक फाइल बना के अवश्य रखें। ठीक है, इस तरीके की आपके सारी जानकारी भरते हुए आगे बढ़ना है। पिन कोड भरना है जहां पे उसका एड्रेस पता है। जानकारी में मैंने आपको दिखाया अगर कोई जानकारी बच्चे में त्रुटि है तो उसको आपको यस पे करते हुए जो भी त्रुटि है उस पर मार्क करते हुए उस त्रुटि को यहाँ पे भरना है, जिससे कि सिस्टम उस त्रुटि को ऑटोमेटिक सही कर देगा। अब अगर आपके पास जो आपने छाया प्रति ली है, अगर आपके पास ओरिजिनल आधार की कॉपी लेके कोई अभिभावक आया है तो उसको आपको मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, तो आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं।
इस तरीके से स्कैन करेंगे तो एक कैमरा खुलेगा जिसमें कि हम आधार के QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो सारी आधार की इंफॉर्मेशन, जिसमें आधार नंबर, गार्जियन का नाम जो आधार में लिखा होगा, अभिभावक का नाम, उसका जेंडर यानी कि मेल है फीमेल है, वो अपने आप सिस्टम आधार से उठा लेगा। अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो आपको मैनुअल एंट्री करके उसको दर्ज कर देना है। उसमें आधार नंबर लिखना है, नाम लिखना है। नाम में ध्यान देंगे ध्यान पूर्वक कि जो आधार कार्ड में लिखा है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे मैंने गुरविंदर स्पेस सिंह, तो अगर आधार में भी गुरविंदर स्पेस देके सिंह लिखा है तो आपको गुरविंदर स्पेस सिंह देके ही लिखना है। अगर आपके आधार में सिंह नहीं लिखा है तो आपको सिंह नहीं लगाना है। हो सकता है जनरल वे में अपने नाम के आगे सिंह लगाते हो, लेकिन आधार में आपके नहीं है तो आपको आधार में नहीं लगाना है। जिस अवस्था में आपके आधार में नाम लिखा है उसी अवस्था में आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि सक्रिय हो, जिसपे कि हम सारी जानकारी आपको दे सकें कि आपके डीबीटी में आधार में क्या प्रोग्रेस है, आपका जब में फंड ट्रांसफर हुआ, तो हम आपको सारी जानकारी इस नंबर पे दे सकें। और अपने आपको जो नंबर दर्ज करना है वो अभिभावक का ही नंबर दर्ज करें, क्योंकि पीछे ये होता है कि हमारे पास किसी पड़ोसी का नंबर दर्ज कर दिया है तो आप अपने उसकी जानकारी नहीं जान पाएंगे कि कोई भी अगर आपको विभाग के द्वारा जानकारी दी जाएगी कि आपका जो खाते में पैसा गया है वो सब आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि नंबर वही दें जो चल रहा हो वर्तमान में। इसके बाद आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार पे बटन को क्लिक करेंगे, तब आपको ध्यान देना है कि सिस्टम में आपके इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए इस समय। क्यों? क्योंकि ये आधार के बात करता है कि जो आपने आधार नंबर नाम डाला है वो सही है या गलत है। गलत होगा तो आपको पुनः चांस, एक बार प्रयास का मौका देगा, फिर आप करेंगे तो फिर मौका देगा। लेकिन आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है कि सही है। अगर सही है तो वो एक बार में ही आपका आधार वेरिफिकेशन कर देगा। जैसे मैंने क्लिक हियर टू वेरिफिकेशन किया, इसमें भी हम एक बार पूछते हैं कि आपने ये आधार नंबर डाला है, ये गार्जियन नेम है, ये जेंडर है, ये आपका मोबाइल नंबर है। अगर इसमें भी लगता है आपको नहीं गलती से गलत हो गया है तो आप इसको पुनः कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं सही है तो आप प्रोसेस के उस पर क्लिक करेंगे। ये आपको तुरंत आपको वहीं पे बताएगा कि आपका सफलतापूर्वक प्रमाणित हो गया। आपका यहाँ पे आपका जो आपने आधार दिया था वो सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुका है। अब नीचे आपकी बैंक इंफॉर्मेशन है। बैंक इंफॉर्मेशन इसलिए है कि जो आप आधार दे रहे हैं तो आप वही खाता संख्या नीचे दें जिसमें आपका आधार लिंक हो, यानी कि आप आधार बैंक में दे आए हो। कि जब बीच में आपने बैंक गए, मैनेजर ने आपके या वहां पे जो भी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि आप अपना आधार यहाँ पे आके जमा कर दीजिए, तो आप उसी बैंक का खाता यहाँ पे दीजिए जिसमें उनका आधार लगा हो। ये एक बार सुनिश्चित कर लें। IFSC कोड है, जैसे हर
तो जैसा आप सभी ने देखा, हिमांशु ने 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि आधार जो है गार्जियन का यूज होगा। गार्जियन मीन्स माता पिता अभिभावक, और उनका नाम जो है यथाशब्द अंग्रेजी में लिखना है। तो इसमें बोल सकते हैं आप जी, तो इसमें जहां तक मुझे जानकारी है, सभी विद्यालय स्तर पर शिक्षकों ने आधार गार्जियंस का उसकी छायाप्रति इकट्ठा की है, और कई जगह उन्होंने एक रजिस्टर बना करके उसमें नोट कर लिया है। तो जिसने छायाप्रति इकट्ठा कर ली है वो अच्छी पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि वो देख पाएंगे कि आधार में अंग्रेजी में नाम किस तरह लिखा है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल है, किसी का नाम ओम प्रकाश है, तो अगर आपके पास छायाप्रति है तो आप देख पाएंगे कि ओम और प्रकाश के बीच में गैप है या एक ही में लिखा है। तब तो आप समझ जाएंगे कि हमें गैप देना है या नहीं देना है। लेकिन अगर आपने उनका आधार का छायाप्रति नहीं लिया है और आपने रजिस्टर में लिख लिया ओम प्रकाश, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ओम और प्रकाश के बीच में गैप था या नहीं था आधार में। ये बहुत ही माइन्यूट चीज और ध्यान देने वाली चीज है कि आप आधार में जैसा नाम अंग्रेजी में लिखा है वैसा ही वर्बैटिम यानी यथाशब्द लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रक्रिया का चरण ये है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। और दूसरा, जैसे हम लोग ये प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो कई बार ये बात उठाई गई कि मान लीजिए एसआर रजिस्टर में अभिभावक का नाम कुछ और है, मान लीजिए एसआर रजिस्टर में नाम राम प्रसाद है और आधार में नाम उसका राम प्रसाद की बजाय कुछ अलग नाम है, मान लीजिए रामदीन नाम लिखा हुआ है, तो आप किसको सही मानेंगे? तो इसमें कई स्तर पे क्लेरिफिकेशन दिया गया, और इस फोरम पे भी मैं बताना चाहूंगा कि आपको आधार का नाम सही मानना है। अगर गार्जियन कहता है कि नहीं, मेरा आधार में नाम गलत लिखा हुआ है, मेरा एसआर में नाम सही है, एसआर रजिस्टर में, तो उसको आप कहेंगे कि आप अपना आधार में अपना नाम संशोधन करा के फिर आए। अब गार्जियन ये भी कह सकता है कि नहीं, मेरा नाम आधार में सही लिखा हुआ है और आपके एसआर में आपने मेरा नाम गलत लिख रखा है, तो उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक उससे उस चीज के दस्तावेजी प्रमाण लेने होंगे, और वो प्रमाण से आप पुष्टित हो जाएंगे कि वाकई में इसका नाम एसआर रजिस्टर में गलत लिखा हुआ है। तो उसको आप संशोधन करने के लिए एक अलग रजिस्टर खोल लेंगे, वो एक चेक रजिस्टर होगा, और चेक रजिस्टर में उसकी एंट्री आप कर देंगे कि इस एसआर नंबर के अगेंस्ट जो फादर मदर या अभिभावक का नाम लिखा हुआ है, वाकई में वो इस दस्तावेजी सबूत के अनुसार सही यह नाम होना चाहिए, और उसको आप दर्ज करेंगे। तो आधार में जो नाम लिखा हुआ है अंग्रेजी में, वो आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरी बात करें अगर, तो आप समझ लीजिए सारी प्रक्रिया ओटीपी बेस्ड है। मतलब आपके द्वारा कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो वो निगरानी में है। आपके मोबाइल से कोई भी काम किया जा रहा है, उसका आईपी एड्रेस, उसका लोकेशन, वो पूरी तरह जो है जानकारी में रहेगा। इसीलिए कोई भी काम ऐसा ना करें जो
नीतिगत ना हो और जो एज पर आदेश निर्देश है उनसे मेल ना खाता हो। कोई भी ऐसा मैल प्रैक्टिस, कदाचार इसमें आप ना करें, क्योंकि सारी चीजें वो बैकएंड में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पता चल रहा है कि किसके द्वारा क्या क्या स्टेप्स किए जा रहे हैं, तो कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। इसीलिए सब कुछ पारदर्शी पूर्वक करिए, जो सही है वो करिए। बच्चा अगर आपके यहाँ नहीं है, कहीं अलग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसको आप सुनिश्चित करा लेंगे कि वाकई में वो कहाँ पढ़ रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नाम लिखा हुआ है आपने, तो उसको आप लाभ कतई ना दें, अन्यथा आने वाले समय में जो है ये मुसीबत होगी। तो जो वाकई में बच्चे हैं, लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, उन्हीं को आपको लाभ देना है। उसके बाद एक जो आपने जब ऐप देखना शुरू किया तो एक सबसे पहला चरण आया था कि टीचर्स का वेरिफिकेशन कर लिया जाए, मतलब जितने टीचर हैं उनको आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगला चरण जो आया था, जो बच्चों की आपको पूरी सूची दिखी थी, जिसमें आपको देखना था कि बच्चे वो ड्रॉप आउट हैं, मतलब वाकई में पढ़ नहीं रहे हैं, या हैं तो वेरीफाई करना था। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना होगा कि जो विद्यालय का प्रथम शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक जो ऐप यूज करने के लिए ओपन करेगा, तो कोशिश करिए कि उसी एक ही के द्वारा वो पूरे बच्चों का काम किया जाए, सभी शिक्षक एक साथ बैठ जाएं और वेरिफिकेशन का पार्ट जो है सभी बच्चों का ये एक ही टीचर द्वारा एक ही बार में बैठ के कर दिया जाए। तो ऐप टीम रेडी है, मैं हिमांशु से अनुरोध करूंगा कि आप शुरू करें। हाँ, तो थोड़ा समय ऐप टीम को लग रहा है। मीनवाइल और इम्पोर्टेंट 2-3 चीज मैं हाईलाइट करूंगा। तो जहां पे वो गार्जियन के मोबाइल नंबर भरने की बात आई थी, तो ये आपको बताना उचित रहेगा कि वो मोबाइल नंबर कोई जरूरी नहीं है कि ऐप के आधार से जुड़ा वाला ही हो। हालांकि यथासंभव प्रयास करना है आपको कि वो मोबाइल नंबर गार्जियन का ही हो, सक्रिय हो, और गार्जियन के आधार से जुड़ा हुआ होगा तो बेस्ट है। आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर यदि नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वह मोबाइल नंबर उस गार्जियन, उस व्यक्ति विशेष का ही होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चल रही है उनमें एक यह भी है कि जो खाता अभिभावकों का आप भरने जा रहे थे ऐप में, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे, वो खाता नंबर आधार सीडेड होना चाहिए। ये टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको आधार सीडेड बोलते हैं, और आप लोकली उसको आधार से लिंक बोल सकते हैं, आधार से जुड़ा हुआ बोल सकते हैं। तो ये सभी गार्जियंस को, सभी लाभार्थियों के माता पिता को बैंक में जाना पड़ेगा और अपना आधार से वो खाता नंबर जरूर सीड कराना पड़ेगा। साथ ही साथ वो खाता सक्रिय होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातों में था। उसके बाद जो मेरी बात हो रही थी कि सर्वप्रथम मान लीजिए आपके विद्यालय में 4 टीचर हैं या शिक्षा मित्र अनुदेशक मिलाकर के 4 लोग हैं, तो उनमें से जो भी ऐप सबसे पहले यूज करना शुरू करे, तो उसके सामने जब सभी बच्चों की एक लिस्ट आ जाएगी,
कि उसको आपको या तो ड्रॉप आउट की श्रेणी में डालना होगा उन बच्चों में से, या आपको वेरीफाई करना होगा। तो ये प्रयास किया जाएगा यथासंभव कि वो पूरी गतिविधि, मान लीजिए आपके यहाँ पे 100 बच्चे हैं, तो जो व्यक्ति पहला ऐप को यूज करेगा वो उन 100 बच्चों के बारे में डिसीजन उसमें डालेगा, चाहे वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में डाले या उसको वेरीफाई कर दे। ये करने के बाद वो प्रक्रिया में आ जाएगा और उन बच्चों के बारे में ही आगे आपको काम करना होगा। एक और बात, जैसा कि बताया गया, मान लीजिए आप ऐप में लॉगिन करते हैं और आप अपने को कक्षा कोई आवंटित कर लेते हैं, कक्षा 4 और 5 आपने अपने को आवंटित कर लिया, तो माना जाएगा कि कक्षा 4 और 5 के बच्चों के संबंध में ये जो प्रक्रिया है वो आपको करनी है। अगर मान लीजिए आपको अपना आवंटन रद्द करना है कि आप कक्षा 4 को नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ कक्षा 5 के बच्चों का करना चाहते हैं, तो आप उसमें आवंटन रद्द भी कर सकते हैं, ये भी व्यवस्था दी गई है। आप किसी और का आवंटन रद्द नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिए। आप स्वयं का ही आवंटन रद्द कर सकते हैं, तो इसको विशेष ध्यान देते हुए आवंटन का काम करना है। कक्षाओं के आवंटन में विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं और प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनकी भूमिका रहेगी। तो सभी लोग, ये अनुरोध रहेगा शिक्षकों से कि अपने विद्यालय स्तर पर सभी एक साथ बैठ जाएं और निर्धारित कर लें कि किस कक्षा का जो है कार्य कौन करेगा। वो बहुत निर्धारित करने के बाद ऐप में आप जो है कक्षा को आवंटन करने का कार्य करेंगे, ताकि कोई मतभेद ना रहे, कोई आपको कंफ्यूजन विद्यालय स्तर पे ना रहे। तो उम्मीद की जाती है कि ये ऐप आज अभी दोपहर के बाद जब लाइव होगा तो सभी हमारे शिक्षक परिवार जो है, पूरा शिक्षा मित्र अनुदेशक सब मिला करके जो हमारा 5-5.5 लाख का एक परिवार है, वो सभी लोग ऐप डाउनलोड करेंगे। जितने ज्यादा लोग ऐप डाउनलोड करके उसमें काम करेंगे उतना काम का बोझ एक व्यक्ति पे कम हो जाएगा, और काम जो कि तात्कालिक इसकी आवश्यकता है कि बहुत कम समय में करना है, तो वो लक्ष्य पूरा करने की दिशा में फिर तभी हम और अच्छे से अग्रसर होंगे। तो ऐप में हम लोग बैंक डिटेल भरने की स्थिति में थे, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर और इम्पोर्टेंट चीजें होंगी तो समय समय पर मैं फिर आपको बताता रहूंगा। जैसा कि आपने लास्ट स्क्रीन शेयरिंग तक देखा था कि हमने आईएफएससी कोड भरा था, तो उस आईएफएससी कोड वाले प्रोसीजर में आपको सिर्फ बैंक अकाउंट का, जो कि अभिभावक की बैंक खाता पासबुक में आईएफएससी कोड मेंशन्ड होता है, उसी को देखते हुए वहां पर जब भरेंगे तो बैंक की शाखा का नाम और बैंक का पता दोनों ही वो अपने आप उठा लेता है। उसके बाद जिस भी बैंक का आप अकाउंट नंबर भर रहे हैं, यहाँ से वो ऑलरेडी उसमें दिया गया है। जैसे कि अगर आप इलाहाबाद बैंक का भर रहे हैं तो 11 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, तो वो उसमें अपने आप वो सिर्फ 11 ही डिजिट लेता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जो भी अभिभावक के बैंक खाता पासबुक में आपको अकाउंट नंबर दिख रहा है उसको भरे। अकाउंट नंबर आपसे 2 बार पूछा जाता है, ध्यान रहे कि दोनों बार आप सही अकाउंट नंबर भरेंगे तभी वो मैच करेगा। उसके बाद आपको सेव एंड अपडेट का बटन जो होता है उसको दबा के उसको फॉर्म को सेव कर देना है। आप जब फॉर्म को सेव कर देंगे तो आप वापस से इसी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, जो कि अभी आपको दिखाई दे रही है। आपको आप ये ऊपर जो अभिभावक माता पिता का डेटा भरे और प्रमाणित करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप जब चेक करेंगे तो देखिए जिस बच्चे का अभी हमने सारा विवरण भरा है, जिसके अभिभावक का हमने आधार कार्ड का सत्यापन किया था, उनके बैंक अकाउंट का अभी इंफॉर्मेशन ली थी, उसके आगे आप विवरण भरे की जगह प्रमाणित करें आ रहा है लिखकर। जब आप प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे तो आप प्रमाणित करे पे जब क्लिक करेंगे तो ये आप उसको फाइनली बीओ के लेवल पे आप उसको भेज रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रमाणित करे पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उस छात्र की वो यहाँ दिखने लगेगी। आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमाणित छात्र, मतलब जितने बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रमाणीकरण हो जाएगा उनका काउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 3 बच्चों का काउंट हमारे पास हो गया है 4 की जगह पे, और 1 काउंट प्रमाणित छात्रों में आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने नामांकित छात्रों का प्रमाणीकरण करते जाएंगे वो छात्र आपके प्रमाणित छात्रों में दिखने लगेंगे। मैं जैसे प्रमाणित छात्र का अभी आपको रिपोर्ट खोल के दिखाऊंगा तो देखिए इसमें आपको प्रमाणित छात्र में जो जिस बच्चे का हमने अभी आधार गार्जियन का आधार का सत्यापन किया था वो यहाँ पे दिखने लगेगा। जब ये डेटा आपका सिंक हो जाएगा तब ये आपको
यहाँ बीओ में भेजे गए प्रमाणित छात्रों में दिखने लगेगा। ये डेटा हर 1 घंटे में सिंक होता है। आपको अपने द्वारा किए गए सारे ही सत्यापन प्रमाणित छात्र में दिखने रहेंगे। 1 घंटे बाद आपको यहाँ पे सारे बच्चे जिन तक आपने प्रमाणीकरण कर दिया वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। आपको जैसे अगर इन्फॉर्मेशन उनकी प्रिंट करनी है जिनका आपने प्रमाणीकरण कर लिया है, तो आप यहाँ इस बच्चे के आगे दिए गए एरो पे क्लिक करेंगे। इसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने भरी थी, पूरा फॉर्म एज इट इज आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, जिसमें आपने जो उसका पिन कोड भरा था, क्लास भरी थी, गार्जियन नेम भरा था, गार्जियन का मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उसका ब्रांच नेम, सब कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, या पीडीएफ भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। इसको आप आगे व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड करा जा सकता है। इसके अलावा इस डैशबोर्ड में आपको 2-3 रिपोर्ट्स और दिखाई देती हैं। हो सकता है कि जैसे कि किसी अभिभावक का आधार कार्ड सत्यापन आप करने का ट्राई कर रहे हैं, पर 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी उस अभिभावक का आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो वो सारे ही बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्रमाणित छात्र हैं, वो सारे बच्चे यहाँ अप्रमाणित छात्रों में दिखाई देने लगेंगे। इनका आपको ऑप्शन बाद में दिया जाएगा, जिसको आप इनमें पुनः आप इनका सत्यापन कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले रिपोर्ट जो है बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र। जितने भी छात्र शिक्षक द्वारा यहाँ पे प्रमाणित किए गए हैं, वो सारे ही बीओ को फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे ही आपका डेटा सिंक होगा ऐप से, ये बीओ में प्रदर्शित होने लगेंगे। हो सकता है किसी बच्चे का जब बीओ सत्यापन कर रहे हो तो हो सकता है उन्हें कोई त्रुटि लगे, जिसकी वजह से वो उनका रिकॉर्ड वापस भी भेज सकते हैं। हो सकता है एक बच्चा जो आपके ब्लॉक में या आपके विद्यालय में नामांकित हो, वो किसी और विद्यालय में भी नामांकित हो सकता है। तो अगर बीओ को ऐसा लगता है कि वो छात्र 2 जगह इस एक ही छात्र 2 जगह नामांकित है, तो वो छात्र का रिकॉर्ड टीचर को वापस भी भेज सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आपको पीएफएमएस द्वारा वापस भेजे गए कुछ छात्र जैसे कुछ रिकॉर्ड्स वापस भेजे जाएंगे। हो सकता है किसी अभिभावक का जो खाता है वो आधार से सीडेड नहीं होगा, तो जब हम बीएसए द्वारा आपका बच्चे का जो खाता की संख्या है वो डाली जाएगी पीएफएमएस पोर्टल पे, तो वो प्रदर्शित कर देता है कि ये खाता आधार से सीडेड है कि नहीं है। जितने भी खाते जो कि आधार से सीडेड नहीं होंगे वो आपको इस रिपोर्ट के अंदर दिखने लगेंगे। इस रिपोर्ट में आपको उन सभी अभिभावकों को बुला के ये कहना है कि आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा दें और उसको वापस से लेकर आएंगे, तब आप उसका दोबारा से सत्यापन करेंगे। ये आखिरी में आपको ये इसमें देखिए इस तरह से 3 रिपोर्टें आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। इसमें आपके जिनके भी बैंक अकाउंट खाते सीडेड नहीं है उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबसे ऊपर अनसीडेड आधार बैंक खाता में आपको दिखाई देंगी। नीचे जितनों को सफल भुगतान हो जाएगा उनके रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। हो सकता है कोई बैंक अकाउंट बहुत टाइम से यूज ना हुआ हो तो वो डॉर्मेंट हो जाता है, जिस वजह से उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ विफल भुगतान में मिल जाएगी। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे सर्वर पे भेजे गए रिपोर्ट्स का इंफॉर्मेशन मिलती है। हो सकता है कभी कभी आप ऐसे नेटवर्क जोन में हो जहाँ पे इंटरनेट आपको नहीं मिल रहा हो, आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सर्वर पे नहीं भेजे गए रिपोर्ट्स और सर्वर पे भेजे गए रिपोर्ट्स। क्योंकि हमारी तरफ से अभी ये इंफॉर्मेशन सर्वर में भेज दी गई है, इसलिए सर्वर पे भेजे गए रिपोर्ट्स में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जहाँ पे जिस विद्यालय में काम कर रहे हो वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, तो वो आपको यहाँ पे सर्वर पे नहीं भेजे गए रिपोर्ट्स में दिखाई देता रहेगा। आप जैसे ही किसी नेटवर्क जोन में आते हैं, आपको इंटरनेट मिलता है, आप यहाँ पे जाके उन सभी इंफॉर्मेशन के ऊपर सिंक करने का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर टू सिंक लिखा होता है वहां पे। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर पे चला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको ये यहाँ तक आपको पूरा एक शिक्षक द्वारा की जानी है। जितने भी बच्चे आपको बीओ द्वारा वापस भेजे जाएंगे उनका पुनः प्रमाणीकरण अभिभावक का आधार सत्यापन करना होगा। जितने भी आपके अभिभावकों के रिकॉर्ड्स पीएफएमएस से लौट के आएंगे जिसमें आधार सीडिंग नहीं होगी, उतने अभिभावकों को आपको बुला के उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक्ड नहीं है। इसको जाके जो आपकी नजदीकी शाखा है उस बैंक की, वहां जाके इसको लिंक करवा लें और वापस आके आपको वो इन्फॉर्मेशन और अपना आधार और बैंक खाते की पासबुक देके उसका सत्यापन करवा लें। डीबीटी ऐप में फिलहाल इतना ही जरूरी है जो बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाना है। इसके आगे की कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र जी उपस्थित हैं और गुरमिंदर जी हमारे विभाग से उपस्थित हैं, वो आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद चंदन जी। अभी तक हम लोगों के बीच में अध्यापक के स्तर से क्या कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है उस पर चर्चा की गई। अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से क्या प्रक्रिया की जानी है, किस प्रकार से कार्य किया जाना, उस पर चर्चा करेंगे। जो प्रेरणा डीबीटी ऐप है वो हमारे शिक्षकों के प्रयोग के लिए है। जो खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर लॉगिन किया जाएगा वो उनकी पूर्व से चली आ रही जो प्रेरणा पोर्टल की ब्लॉक आईडी है उसी के माध्यम से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते ही आप देख पा रहे हो कि बाईं ओर सबसे नीचे स्क्रीन शो हो रही है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। इस पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि ब्लॉक वाइज डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर ये दिखेगा। उस पे क्लिक करते ही हमें ये स्क्रीन हमारे सामने डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। डैशबोर्ड में एक नंबर पे जो दिया हुआ है टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट, तो टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट में आपके विकास खंड में जितने भी छात्र नामांकित हैं जो कि वर्तमान में प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी हैं उनकी संख्या प्रदर्शित होगी। यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ पर इससे अधिक छात्र नामांकित हैं और कम प्रदर्शित हो रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि जो अंतर आ रहा है, जो गैप आ रहा है, उन छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना है। वो पंजीकरण करा लेंगे आप तो ये गैप दूर हो जाएगा। अब दूसरे वाले पे आते हैं। ये दूसरे पे जो हमारा है पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन। अब जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे तो टोटल इनरोलमेंट के सापेक्ष हमारा ये कितना काम शेष बचा है यहाँ पर प्रदर्शित होता रहेगा। यहाँ पर जो छात्र संख्या लिखी हुई है इतना अभी काम करना ब्लॉक का शेष है। क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुई तो जितने छात्र कुल प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत दिखाई दे रहे हैं उतने ही हमारे यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे संख्या जो दिख रही है वो ड्रिल डाउन है। इसको अगर क्लिक करेंगे हम लोग तो विद्यालयवार जितना हमारा काम पेंडिंग है या लक्ष्य है कितना होना है वो छात्र संख्या हमारी प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगी, जिससे आप विद्यालयवार भी समीक्षा कर सकेंगे कि कहाँ पे कितना काम हो गया है, ये कितना काम होना रह गया है, ये आप लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। अब तीसरे वाले उस पे आते हैं, लिखा है गार्जियन आधार नॉट वेरीफाइड। शिक्षकों के द्वारा जब काम कर लिया जाएगा तो जितने अभिभावकों के आधार सत्यापित नहीं हो सकेंगे ऑनलाइन उनकी संख्या यहाँ पर आएगी। ये भी हमारा जो होगा वो डाउन वाला होगा। आप इस पे क्लिक करके देख सकेंगे कि किन किन छात्रों के संबंध में आधार उनके अभिभावकों का सत्यापित नहीं हो सका है। इस मामले में जो खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर अपेक्षा की गई है कि वो संबंधित प्रधानाध्यापकों के माध्यम से उन अभिभावकों को अवगत कराएंगे और वो अपने आधार में जो भी त्रुटि है उसको सही कराएं। अगला जो हमारा है 4 नंबर का पॉइंट, इसी पर मुख्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी को कार्य करना है, जिसपे कि हेडर लगा हुआ है पेंडिंग फॉर बीओ वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर अभी तो विद्यालयों से होकर के कार्य नहीं आया इसलिए शून्य की संख्या प्रदर्शित हो रही है। जैसे जैसे आपके पास कार्य होकर के आता रहेगा यहाँ पर विद्यालयों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित होते रहेंगे। आप देख सकेंगे कि कितने छात्रों के सापेक्ष यहाँ पर कार्य किया जा चुका है। जैसे यहाँ पर एक छात्र के संबंध में पेंडिंग शो हो रहा है हमारा। अब यहाँ पर भी जितनी संख्या दिख रही है और ड्रिल डाउन है उस संख्या को हम लोग क्लिक करेंगे तो अंदर छात्रवार विवरण हमको प्रदर्शित होने लगेगा। जैसे कि अभी जो एक छात्रा दिव्या का विवरण खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापित होने के लिए ये प्रदर्शित हो रहा है। अब इनके विवरण को पूरा हम जांच लेंगे।
यदि किसी प्रकार की हमको विसंगति प्रतीत होती है तो ये देखिए यहाँ पर रिवर्ट की टैब प्रदर्शित हो रही है। रिवर्ट की टैब को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस ये छात्र विद्यालय स्तर पर अर्थात संबंधित अध्यापकों को देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगा वापस। और यदि आप इनको वेरीफाई करना चाहते हैं, सारा विवरण सही समझते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर ये नीचे ग्रीन कलर का टैब है वेरीफाई का, इसको करेंगे, ओके कर देंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सारी आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक नंबर में 19,333 छात्र पहले लिखे हुए थे पेंडिंग में, क्योंकि एक छात्र का विवरण बीओ के वेरिफिकेशन के स्तर पे आ चुका है, इसलिए यहाँ पर 19,332 ही छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि अब जो हम बीओ के पास वेरिफिकेशन के लिए छात्र आए थे, जितनी भी डिटेल, वो दो टुकड़ों में, दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो हमारा जो आ जाएगा जिनको कि हमने रिवर्ट किया होगा, तो 5 नंबर वाले में जो आपको टैब दिख रहा है रिवर्टेड बाय बीओ टू टीचर, तो यहाँ पर ऐसे छात्रों की संख्या प्रदर्शित होगी जिनको बीओ ने फॉरवर्ड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए अनुपयुक्त पाया, वो संख्या यहाँ पर दिखेगी। अब अभी रिवर्ट करे कि 0 है तो 0 हमारे यहाँ प्रदर्शित हो रही है। इसको भी ये ड्रिल डाउन लगा हुआ है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी छात्र रिवर्ट किए गए हैं उनका विवरण भी यहाँ पर प्रदर्शित हो सकेगा और उसके भी अनुश्रवण किया जा सकेगा। अगला, जैसा कि मैंने बताया था कि 4 नंबर में जितने भी छात्र दिख रहे थे वो आपके वेरिफिकेशन के बाद में ये वेरिफिकेशन ये खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, जितने वहाँ काउंट होंगे वो काउंट लिख के आएगा। देखिए जितने ये आप जब वेरीफाई कर लेंगे तो प्रिंट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम लोग प्रिंट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। जितने भी छात्रों का हम एक साथ में वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसा एक प्रमाण पत्र आपके सामने प्रदर्शित होगा, इसका प्रिंट निकाल लेंगे, उसको हस्ताक्षर करके फिर इसको अपलोड करेंगे। हम अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर से फाइल को चूज करेंगे और जहां पर भी आपने जो है हस्ताक्षरित अपना प्रमाण पत्र सेव किया हुआ है अपने सिस्टम पे, वहां से इसको चूज करेंगे और अपलोड कर देंगे। जब प्रमाण पत्र अपलोड करके वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ये विवरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा और हमारे पास ये अगले टैब में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर वेरीफाई करने के समय ये महत्वपूर्ण है कि एक बार वेरीफाई करने के बाद जिन भी छात्रों को हम वेरीफाई कर चुके हैं उनके विवरण में कोई भी जो परिवर्तन खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से संभव नहीं होगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है, सारा कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। अब इसके बाद जैसा कि बताया था, जितने वेरीफाई करेंगे अगर रिवर्ट किए हैं तो 5 नंबर वाले टैब में प्रदर्शित होंगे और यदि सही पाया है आपने तो फॉरवर्डेड बाय बीओ टू बीएसए के टैब में प्रदर्शित होने लगेंगे। बाकी टैब में बीएसए के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी वो आपको प्रदर्शित करनी पड़ेगी। तो इसमें भी जितने छात्रों का आप विवरण आगे बढ़ा चुके हैं आपको दिखता रहेगा। अब अगला जो टैब है वेरीफाइड एंड फॉरवर्डेड बाय बीएसए टू पीएफएमएस, यहाँ पे आपको छात्र संख्या प्रदर्शित होती रहेगी, आपका रोल कोई यहाँ पर नहीं है। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के स्तर पर इस पर कार्रवाई की जानी है। अगला है वेरीफाइड बाय पीएफएमएस, यहाँ पर भी आपके जितने भी छात्रों को आपने वेरीफाई किया उसके सापेक्ष इसकी प्रगति दिखती रहेगी, इसमें भी आपके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होनी है। रिवर्टेड बाय पीएफएमएस, ये जो पीएफएमएस पे अभी जैसा कि बताया गया आधार से लिंक खाता नहीं होगा तो वो वापस हो जाएंगे, वो सीधे शिक्षक के उस लॉगिन पे प्रदर्शित होने लगेंगे। वो दोबारा से जब आपको भेजेंगे पुनः आप उसको वेरीफाई करेंगे।
नेक्स्ट वाला जो 10 नंबर पे दिख रहा है हमारा, फाइनल पेमेंट डन, कितने छात्रों के सापेक्ष हमारे ब्लॉक के भुगतान किया जा चुका है, उनके खातों में प्रेषित किया जा चुका, उनकी संख्या यहाँ पर दिखेगी। पुनः स्पष्ट करना, यहाँ पर भी ड्रिल डाउन लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो छात्रवाइज विवरण भी आपको प्रदर्शित होने लगेगा। अगला है रिवर्टेड बाय पीएफएमएस आफ्टर पेमेंट, जो पेमेंट करने के लिए भेजा वो अगर पेमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्योंकि जो है जो आपने जो है अकाउंट दिया अभिभावक का वो या तो बंद हो गया या इनएक्टिव था, इन कारणों से वापस आ जाएगा। ये भी शिक्षक संबंधित विद्यालय स्तर पर अपने आप प्रदर्शित होने लगेगा। वहां से पुनः आने पर सही जानकारी, फिर आपको वेरिफिकेशन के लेवल पर पेंडेंसी दिखने लगेगा, आप वही कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर के जो टैब बताया था 7 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक आपको जो है अनुश्रवण के लिए, आपकी जानकारी के लिए है, इन पे आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की जानी। आगे वाले 2 टैब हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से आप लोग जो है इसको समझें और इनको बहुत सावधानी से इस पे कार्रवाई की जानी है। नेक्स्ट टैब है गार्जियन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन। यहाँ पर एक ही विद्यालय में किसी भी अभिभावक के 2 से अधिक बच्चों का नामांकन यदि है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट होगी। ड्रिल डाउन है, आप खोलेंगे इसको, इस स्क्रीन पे आपको वहां पर बच्चे दिखेंगे कि ये अभिभावक का नाम है और उसके बाद उनके लगातार ये 2 से अधिक 3, 4, 5 बच्चे इसी विद्यालय में नामांकित हैं। तो यहाँ पर इस लेवल भी आपको वेरीफाई जो करना है वो 4 नंबर से हट करके यहाँ पर रिपोर्ट में आएंगे आपके। तो इनको वेरीफाई करते समय आप विद्यालय स्तर से पुनः एक बार पुष्टि कर लेंगे कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई संदेह तो नहीं है। पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद यहाँ पर से आप छात्रों पे अप्रूव करेंगे। जैसे ही यहाँ पर से आप ये अप्रूव की कार्रवाई उसी प्रकार से करेंगे, अप्रूव की कार्रवाई करते हुए ही वही आपका छात्र हटके संख्या यहाँ से हटके ये 6 नंबर में वेरीफाइड एंड फॉरवर्डेड टू बीएसए को चला जाएगा और आपकी पेंडेंसी से यहाँ से इस वाले से संख्या शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार उसका अगला है एक टैब दिख रहा है सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स का टैब है, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 2 तरीके की कंडीशन होंगी। एक तो एक ही अभिभावक के जो छात्र हैं वो अलग अलग विद्यालयों में नामांकित हैं, तो इसको भी बहुत सही से देखना है। एक तो ये कंडीशन हो गई, अभिभावक एक है, उसके छात्र 1 से अधिक हैं और अलग अलग विद्यालय में नामांकित हैं, उनकी सूची यहाँ पर प्रदर्शित होगी। आप भली भांति उनकी बारे में संतुष्ट हो लेंगे कि छात्र सही है, विवरण सही है, तभी उसका अप्रूव करेंगे। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि सेम एक ही अभिभावक का जो बच्चा है पाल्य है, यहाँ आपके यहाँ पर जो है आपके विकास खंड में एक नाम दर्ज है, सेम ही नाम दूसरे आपके ब्लॉक में ही दूसरे विद्यालय में अथवा दूसरे जनपद के दूसरे विकास खंड में अथवा दूसरे जनपद में भी दर्ज हो सकता है। ऐसे छात्रों का विवरण यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो इन छात्रों के संबंध में भी पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद ही इनको अप्रूव करेंगे। इस प्रकार से जो खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से डीबीटी के बारे में कार्रवाई की जानी है, उसके बारे में आपको बताया गया है। फिर से रिपीट करना है कि लास्ट वाले जो दोनों हैं, गार्जियंस हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन और सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इस पर जो कार्रवाई करेंगे आप लोग बहुत ही सावधानी से करेंगे। इसको बाहर काम कर दिया। बाकी तो सारी बातें हो गई हैं, 2-3 बातें करनी है। दो तीन चीजें हैं, बाकी तो हमने सारी बातें कर ली हैं जो मुझे समझ में आती हैं, जो आपसे बात करनी है। एक तो ये है कि विद्यालय में जितना ही नामांकन है, देखिए ऐप तब काम करेगा जब आपके विद्यालय में नामांकित बच्चे सभी प्रेरणा पोर्टल के चाइल्ड रजिस्ट्रेशन पे चढ़ जाएंगे। अगर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन पर नहीं होगा, आपके रजिस्टर में रहेंगे, आपके बच्चे स्कूल में होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन बच्चों को इन बेनिफिट को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। वो आप तभी करा पाएंगे
जब आपके विद्यालय में जितने भी नामांकित बच्चे हैं उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप प्रेरणा पोर्टल पे करेंगे। जिसका भी रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पे हो जाएगा वो ऐप में ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। इसका मतलब है तो समय लगेगा 1-2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे के बाद, लेकिन जितना देखिए कक्षा 1 में है, जहां भी आप देख रहे होंगे कक्षा 1 में कुछ जगह रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ या नहीं किया, क्योंकि 2, 3, 4, 5 तो हमने लास्ट ईयर किया था, वो है हमारे पास। जैसे 7, 8 में कोई दिक्कत नहीं, कक्षा 6 वाले नए बच्चे हैं या नया नामांकन है, तो सभी एक कोशिश करें, सभी शिक्षकों से अनुरोध भी है कि अपने विद्यालय में जितने बच्चे नामांकित हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन आप प्रेरणा पोर्टल पे करा लें, जितना भी वही बच्चा ऐप में दिखेगा। दूसरा, जिसका अपने नाम कट गया है, पास आउट हो गया है, या आपने ऐसा रजिस्टर में उनको रिलीव कर दिया है, स्कूल से छोड़ दिया है, या स्कूल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया है, तो आप उनको, अभी सुबह भी बात हुई थी, माधव सर बता रहे थे, रोहित जी ने भी बताया अभी कि हम या तो उनको ड्रॉप वाली भी कंडीशन में ले जाएंगे। 10 बच्चे थे, 2 मेरे ड्रॉप हो गए, 8 मेरे कंटिन्यू कर गए, 1 नया आया, तो वो नया बच्चा जुड़ जाएगा। इसका मतलब आज के टाइम में उस कक्षा में मेरे पास 9 बच्चे हैं, तो वो वेरीफाई हो जाएंगे। तीसरी बात, मध्याह्न भोजन में जब हम पैसा दे रहे थे तो हम लोगों ने आधार और बैंक इकट्ठा किया था, लेकिन मैं फील्ड विजिट में हम लोग जितने भी साथी गए थे सबने ये महसूस किया है, मैक्सिमम टीचर ने आधार और बैंक की पासबुक की छायाप्रति विद्यालय में रखी है, कुछ ने रजिस्टर मेंटेन किया है। प्लीज आप, क्योंकि आपको ये पैसा ट्रांसफर कराना है, तो इसलिए आधार की एक छायाप्रति, बैंक के पासबुक की एक छायाप्रति अपने विद्यालय में प्रॉपर तरीके से आप स्टोर कर लेंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे तो बेहतर होगा। तीसरा, जो अभी बात हुई थी, एक बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, 2 बच्चे में है, क्योंकि देखिए जब एक संभावना है, मतलब मान के चल सकते हैं आप, आपको ज्यादा बेहतर है किसी भी डुप्लीकेशन ना हो, मतलब मेरा एक बेटा है यहाँ पढ़ता है, एक बेटा दूसरे स्कूल या दूसरे उसमें कहीं पर भी, तो वो भी इसमें पकड़ में आ जाएगा। इसलिए आपको बता देंगे कि ये 2 बच्चे ये वाले इतने हैं, 3 वाले इतने बच्चे हैं। तीसरी चीज, तीसरा ये है कि जैसे जैसे आप उसको अपलोड करते जाएंगे, जितने बच्चों का होगा वो आगे अपलोड होता जाएगा, ऑटोमेटिक आपके ऐप में दिखता जाएगा कि 100 बच्चे थे, हमने अपने से 75 कर लिए, तो उसमें वेट नहीं होगा, वो हर 1 घंटे पे सिंक्रोनाइज होता रहेगा। 2 समय नेट की बहुत जरूरत होगी, केवल वो है जब आप इसमें लॉग इन कर रहे हैं, उस समय जब वेरीफाई कर रहे हैं उस समय आपको नेट का कंपल्सरी जरूरत होगी। दूसरी जरूरत आपको नेट की तब पड़ेगी जब आधार आप उसमें लिंक कराएंगे, यानी कि जब आधार को आप ओटीपी करना, क्योंकि आधार ओटीपी तब आएगा जब आप नेटवर्क में होंगे। तो 2 समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें नेट की उपलब्धता। एक वो है तब जब आप शुरुआत कर रहे हैं, यानी बच्चे वेरीफाई और ड्रॉप कर रहे हैं। दूसरा है कि केवल जब आप ओटीपी आधार आ रहा है, बाकी के समय आप ऑफलाइन काम करिए यार। ऐसा नहीं कि आप काम करते जा रहे हैं, वो सेव नेट चला गया, नेट में नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं आपका फोन पर अगर काम कर रहे हैं, ऐप में अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप, क्योंकि फोन आ गया, मान लीजिए किसी का मैसेज आ गया, तो डिस्कनेक्ट होगा। अगर ऑनलाइन रहेंगे तो उसको वो अच्छे नहीं होगा, यहाँ उसकी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी कुछ करते जाएंगे, जो भी ड्रिल उसमें सेव करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली 1 घंटे पर सिंक्रोनाइज होता जाएगा। सिंक्रोनाइज मतलब डेटा आपने जो भरा है स्कूल स्तर से, वो ब्लॉक के होते हुए निदेशालय तक रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसके लिए आपको ऑफलाइन भी काम करेगा, इसलिए उससे परेशान होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग सब भली बात ही परिचित है, क्योंकि एपीएल बीपीएल का इसलिए थोड़ा सा डाला गया क्योंकि कुछ पैसा भारत सरकार के साथ लेते हैं, कुछ पैसा राज्य सरकार के साथ, तो बेहतर होगा जिनके पास भी राशन के लिए जो कार्ड मिला वो रिकॉर्ड में रखें और अपने इसको कंप्लीट करें। तीसरा, आधार सीडेड की बात थी कि जिस बैंक में आधार में आपको लिंक करा लिया गया है, यानी कि आपका बैंक खाता आपके आधार संख्या से लिंक है, उसी में आप पैसा दे पाएंगे। अभी जब ये सत्र शुरू हुआ था उसके बाद 3-4 सवाल आए हैं, उसमें से मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। एक सवाल ये है कि सभी शिक्षक कर पाएंगे? जी हाँ, सभी शिक्षक शिक्षा मित्र कर पाएंगे, बशर्ते आपका मोबाइल नंबर प्रेरणा पोर्टल पर, यानी प्रेरणा की जो टेक्निकल टीम है उनके यहाँ रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, जो हिमांशु जी ने बताया था कि आप ऐड कर देंगे, एज ए टीचर, असिस्टेंट टीचर, शिक्षा मित्र ऐड करेंगे, वो नंबर आपका 24 घंटे में चालू हो जाएगा, फिर आप काम कर सकते हैं।
अभी नहीं है, आप करा लीजिएगा, आप हेल्पलाइन पे लिख दीजिएगा, हम एक पूरा मैनुअल भी भेज रहे हैं आपके लिए, जिससे आसान होगा। यानी सभी शिक्षक, हेडमास्टर, असिस्टेंट टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सभी इस काम को कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपना प्रेरणा में अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल, माँ बाप का खाता आपको खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट्स लेने हैं, यानी ये जरूरती बच्चे की जरूरत की चीजें, बच्चे के राइट की चीजें अगर बच्चे को उपलब्ध करानी है, सरकार की अगर ये मंशा है कि आपको देना, तो ये माँ बाप को खाता खुलवाना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं होगा, क्योंकि पैसा बैंक में ही जाएगा, इसमें कैश या दूसरी चीज का कोई प्रावधान नहीं है। तो जिन माँ बाप के पास खाता नहीं है, प्लीज आप कोशिश करिए, रिक्वेस्ट सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि माँ बाप को बुला के बातचीत करके आपके साथ पड़ोस के किसी भी बैंक में उनको कहें कि वो अपना 1 से 2 दिन में खाता खुलवा ले और आपको एक नंबर उपलब्ध करा दें। तीसरा, किसी के माँ बाप का, किसी एक का, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक के माँ बाप अभिभावक, किसी एक का खाता बैंक के साथ सीडेड होना चाहिए, यानी जिसका आप आधार लगा रहे हैं उनका खाता उस बैंक के साथ जुड़ा होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर बाहर काम करता हूँ तो मेरी पत्नी अगर वहां है या मेरे पापा हैं या जो भी, एक रिकॉर्ड में जिसका आधार हम दे रहे हैं, जिनका मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उनका एक खाता जो रिकॉर्ड के लिए स्कूल में रखा जाएगा, वो उसमें आप कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है साथियों, देखिए बच्चे के राइट्स को जब हम पूरा कराने की बात करते हैं तो हम सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। सबसे अच्छा कि हम ऑलमोस्ट करीबन एक अच्छी खासी संख्या में हमारे पास सभी का बैंक खाता और आधार संख्या है, जो हमने ऑलरेडी स्कूलों में रखी हुई है। उसको एक बार देख लीजिए, जितना है उसको अपलोड कर दिए। माधव सर ने शुरू में ही कहा था कि जितना है पहले हम अपलोड कर लेते, फिर देखते कि उनको बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, किनका बैंक के आधार नहीं मिला है, किनका खाता नहीं खुला है, उस पर काम करेंगे। क्योंकि आपके स्तर, विद्यालय स्तर का जो काम है, अगर उसको हम समय से निपटा लेंगे तो आगे की प्रक्रिया जो ब्लॉक स्तर से होनी है, जनपद स्तर से होनी है, निदेशालय स्तर से होनी है, वो सुगम तरीके से हम पूर्ण कर लेंगे। बाकी हम हेल्पलाइन नंबर वगैरह हम आपको शेयर कर देंगे, जिसमें आप बात कर सकते हैं आराम से। कुछ रहता है? धन्यवाद गुरविंदर जी, बड़े विस्तार से अध्यापकों के स्तर पे किस प्रकार से ये कार्रवाई संपादित की जानी है और खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर पे किस प्रकार से ये कार्रवाई संपादित की जानी है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, कुल मिला के टेक्स्ट बुक छोड़ के, टेक्स्ट बुक के अलावा कुल 5 चीजों का हम लोग डीबीटी करने जा रहे हैं। जो 5 चीजें हम बच्चों को देते थे वो है निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और स्कूल बैग। इन 5 आइटम में से जो परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं उन्हें हम 5 आइटम प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा जो हमारे सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें हम 5 चीजें नहीं देते हैं। उनमें केवल यूनिफॉर्म दिया जाता है और स्कूल बैग दिया जाता है। स्वेटर, जूता, मोजा हम उनको नहीं देते हैं। तो पहले चरण में हमारा जो फोकस होगा वो परिषदीय विद्यालय जो हमारे लगभग 1,35,000 हैं, इन पे हमारा विशेष फोकस होगा। और प्रथम चरण में हम प्रयास ये करें कि अगले 2 दिन का जो टाइमलाइन दिया गया है उसमें 100% हमारे परिषदीय विद्यालय जरूर कवर हो जाए। तो इस तरह से हम एक अच्छी खासी संख्या में मैक्सिमम बच्चों को भेज सकते हैं। फिर अभी ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में और पीएफएमएस पर वैलिडेशन के प्रोसेस में कुछ डेटा ऐसे मिलेंगे जो वैलिडेट नहीं हो पाएंगे, वो वापस आएंगे आपके पास। आप फिर उनके पेरेंट्स से मिलोगे, उनसे कहोगे कि आप अपना अकाउंट सीट कराएं। तो ये प्रक्रिया अगले चरण के लिए रहेगी। बट अभी जो 1 सप्ताह में हमें करना है 100%, तो हमारे पास जो भी डेटा प्रेरणा पे अवेलेबल है उसके सापेक्ष 100% परिषदीय विद्यालयों का टारगेट लेके चलेंगे अगले 2 दिनों के लिए। इसके अलावा मैं रोहित सर से अनुरोध करूंगा, अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो तो स्वागत है। जी धन्यवाद। और बहुत ही विस्तार पूर्वक पूरी चर्चा हुई है। कई सारे टीचर्स के कमेंट भी मैं पढ़ रहा था यूट्यूब पे। तो ऑल्दो कुछ लोग को लगता है कि टाइमलाइन बहुत ही क्रंच्ड है, लेकिन ऐसी ही टाइमलाइन शासन स्तर से है, बहुत उच्च स्तर से है।
तो हम लोग को इसको वार फ्रंट पे करना होगा, कोई इसमें नेगोशिएशन का स्कोप नहीं है। जैसा कि अभी बताया गया कि परिषदीय बच्चों को हमको प्रायोरिटी पे रखना है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि अभी एडेड स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो ऐप यूज नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल ऐप यूज कर पाएंगे और उनके जो बच्चे हैं उनको भी उनका विवरण वो सत्यापित कर पाएंगे। लेकिन हम बीओ स्तर से आगे भेजने की प्रक्रिया में अभी हम परिषदीय बच्चों का ही भेजने का प्लान करेंगे। लेकिन ऐप सबको यूज करना है और ये बीओज की भूमिका रहनी चाहिए, खंड शिक्षा अधिकारियों का प्रयास रहना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं परिषदीय तथा एडेड, तो एडेड विद्यालयों में खास तौर से इस सूचना को प्रसारित करवा दें कि ऐप डाउनलोड करके वहां भी इसका कार्य शुरू कर दिया जाए। तो सारी माइन्यूट बातें हो चुकी हैं। इस पूरी प्रक्रिया का FAQ एक होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो जरूरत पड़ने पर आप सभी को एक डाउट क्लियरेंस के लिए वो अभी आपको शेयर कर दिया जाएगा राज्य स्तर से, और बीओ के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचेगा वो। उसमें भी आपकी परीक्षाओं का समाधान जो है दिया रहेगा। कुछ वीडियोस भी बनाए जाएंगे कि ऐप का यूज कैसे करना है, पोर्टल पे क्या क्या देखना है, उसको भी समय के साथ उसको सब्सिक्वेंटली आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है शिक्षकों को, तो उसके निदान के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि टोल फ्री नंबर है, वो आपको जो FAQ मैंने बताया उसमें लिखा रहेगा और विभिन्न माध्यमों से शाम तक आपको मिलेगा वो। दूसरा तरीका है कि आप अपने बीओज को भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे सकते हैं और बीओ जो है राज्य स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप में उसको अपनी समस्या भेज सकते हैं, तो उसका भी निदान करने का प्रयास किया जाएगा। समस्या निस्तारण का यह सिस्टम है। तो इसके साथ जो है सारी चीजें कवर्ड हो गई हैं। अभी 1 घंटे बाद लगभग 3 बजे से ऐप प्ले स्टोर पे आएगा और सभी उसमें डाउनलोड करते हुए उसको यूज करना प्रारंभ करें। और उम्मीद है कि इस यूट्यूब सेशन में कई बातों को से आपको लाभ हुआ होगा और आने वाले जो समय टारगेट दिया गया है उसमें आप इसको बहुत ही सुचिता पूर्वक, बहुत ही पारदर्शिता पूर्वक और बहुत ही सावधानी से ये काम करेंगे, ताकि बच्चों को जो अंतरित की जाने वाली धनराशि है वो उनको मिल सके। विशेष ध्यान रखना है कि चूंकि मामला पैसे का है, वित्त इसमें जो है इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए एक्स्ट्रा सावधानी आपको दिखानी पड़ेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद, और मेरे ख्याल से हम ये सेशन अब कंक्लूड कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जोड़ने के लिए, और इसके साथ ही सत्र का समापन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातें तो